गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11वीं के अर्थशास्त्र में देखते हैं 5 अध्याय है आंकड़ों का संगठन व्यवस्थीकरण। आंकड़ों का संगठन या व्यवस्थीकरण का अर्थ है हम जब भी अर्थशास्त्र में कोई भी आंकड़ा लेते हैं तो व्यापक रूप में लेते हैं और व्यापक रूप होने के कारण उसमें हमको बहुत कुछ उसमें व्यवस्थित करना पड़ता है। सरलता लाने के लिए उसको छांटना पड़ता है और व्यवस्थित रखना पड़ता है। बहुत सारे अनर्गल बातें हैं, अनर्गल चीजें हैं, उसको निकालना पड़ता है। तो उसको व्यवस्थित और समझने में सरलता, लिखने में सुगमता लाने के लिए हम उसको वर्गीकरण करते हैं। उसी को हम समंकों का वर्गीकरण कहते हैं। आंकड़े हम एकत्रित करते हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती है, बहुत सारे ऐसे बातें भी आ जाती है जिसको हमको नहीं लिखना होता है। तो ऐसे अनर्गल बातों को हम निकालते हैं और अच्छे से व्यवस्थित जमाते हैं, उसको सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए। तो इसीलिए इसको समंकों का वर्गीकरण कहा जाता है। उसको व्यवस्थित ढंग से वर्गों में लिखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, उसे समंक का वर्गीकरण कहते हैं। समंक का वर्गीकरण का भी हम देखेंगे लक्ष्य होता है। उसको लक्ष्य में हम वही देखेंगे कि हम इसको सरल बनाते हैं, व्यवस्थित बनाते हैं। ये काल्पनिक भी हो सकता है, जो लक्षण है उसमें काल्पनिक भी हो सकता है, और उसको सुगम, सरल और व्यवस्थित करते हैं। इनका उद्देश्य वही होता है, अनर्गल बातों को निकालना, अच्छी बातों को रखना, व्यवस्थित करना, सरल बनाना, सुव्यवस्थित करना, आंकड़ों को अच्छे से प्रदर्शन करना, इसका उद्देश्य होता है। अब देखते हैं विशेषता। विशेषता में हम देखेंगे उद्देश्य के अनुरूप जो हमारा वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण जो है उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से हम किसी भी समंक का हम विश्लेषण करने के लिए उसको रखते हैं, उसका वर्गीकरण उसी अनुरूप में होना चाहिए। जिस आंकड़े को निकालने के लिए हम जिस वस्तु का हम आंकड़ा निकालते हैं, तैयार करते हैं, वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि उद्देश्य से अगर भटकेंगे तो हमको ना इसका कुछ जो आंकड़े एकत्रित करेंगे उसकी सत्यता का जांच होगा, ना ये हम किसी को समझ में आएगा और ये मेहनत के विफल हो जाएगा। तो यह जो है आंकड़े जो होता है समंक का वर्गीकरण, वो उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। जिस उद्देश्य से हम इस आंकड़े को एकत्रित कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। दूसरा ये है असंदिग्धता। असंदिग्धता, किसी प्रकार का हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो उसमें हमको पढ़ने से, देखने से, आंकड़ा एकत्रित व्यवस्थित करने से किसी प्रकार की संदिग्धता ना रहे, संदेह ना रहे, किसी प्रकार का संदेह उसमें ना रहे। क्योंकि इंसान अगर देखे उसको तो उसको आसानी से समझ आ सके, संदेह से परे रहे। अब सजातीयता, अगर हम आंकड़े को वर्गीकरण करेंगे तो उसमें सजातीयता का भी रहता है गुण, एक समान, जिसमें दो, अगर हम वर्गीकरण करते हैं, दो वस्तु को लेंगे तो सजाती वस्तु रखते हैं, जिसमें हम अगर तुलना करेंगे तो सजाती वस्तु का ही तुलना करते हैं, अदर का नहीं करते। तो इसमें सजातीयता का भी गुण होना चाहिए, क्योंकि सजाती रहेगा तभी हम इसमें तुलना कर पाएंगे और उसी को व्यवस्थित हम वर्गीकरण तैयार करेंगे। अब चौथा दिया है स्थिरता। इसमें स्थिरता का भी गुण होना चाहिए, क्योंकि स्थिर वर्गीकरण में अगर कहीं हमको लगता है कि अगर हम और कुछ आंकड़े इसमें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो इसकी भी संभावनाएं होनी चाहिए। तो इसमें एकदम जल्दी बदलाव की भी स्थिति नहीं आनी चाहिए। लोचशीलता, लोचशीलता का अर्थ भी होता है लचीलापन। इसमें भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, झुकाव की स्थिति, या कभी हम इसमें जोड़ना घटा, मतलब कुछ आंकड़े इसमें ले सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। स्थिरता में है बहुत दिनों तक हम उस आंकड़े को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आगे स्थिति ऐसा है कि उसमें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो भी होता है। लचीलापन में ही होता है, लचीलापन में ही हम कम ज्यादा करने की स्थिति में रखना है, क्योंकि
कुछ स्थिति ऐसी होती है कि लचीला का अर्थ ही होता है कि हम नहीं, हमारा आंकड़ा इतना ही बना, इतना ही रहेगा, हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें लचीलापन होना चाहिए, थोड़ा सा हम कम ज्यादा कर सकते हैं। व्यापकता, इसमें व्यापकता का भी गुण होना चाहिए। व्यापकता का अर्थ होता है बड़ा, विशाल। तो व्यापकता का अर्थ एकदम विशाल नहीं होता है, जिसको इंसान बना सके, पढ़ सके, समझ सके, उस आधार पर हम बड़े बड़े आंकड़े तैयार कर सकते हैं। इसमें व्यापकता का भी गुण होता है। अब इसमें दिया है उचित आकार। आकार भी उचित होना चाहिए, ना अधिक बड़ा होना चाहिए, ना अधिक छोटा होना चाहिए। दिखने में भी, सुनने में भी, समझने में भी सरलता हो, ऐसा इसका आंकड़ा का आकार होना चाहिए, ना अधिक बड़ा, ना अधिक छोटा। तो जो हमारे वर्गीकरण है, वर्गीकरण करते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। किसी भी आंकड़े एकत्रित करे हैं हम, कहीं के बारे में जनसंख्या के बारे में हो, कहीं मजदूरों के वेतन के बारे में हो, कहीं रोजगार के बारे में हो, और या हम देखेंगे पिछले 6 सालों में वर्षा की स्थिति, या 6 सालों में हमारे जो गेहूं का उत्पादन हुआ है, धान का उत्पादन हुआ है, दलहन का उत्पादन हुआ, तिलहन का उत्पादन हुआ, तो पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में उत्पादन की स्थिति कैसी हुई है। तो इन सारे रिकॉर्ड को जानने के लिए, आंकड़ों को जानने के लिए हमें आंकड़ों का वर्गीकरण करना पड़ेगा, सालों को लिखना है। फिर हम उत्पादन देश के साथ कर रहे हैं या हमारे देश के जो जिला है उसके आधार पर, राज्यों के आधार पर कर रहे हैं, तो ये सारी बातें उसमें आती हैं। अगर हम तुलना करते हैं, जैसे हमारे भारत देश में पूरे भारत के राज्यों में गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है, कौन कौन से राज्यों में कितना कितना उत्पादन हुआ है, तो ये तुलना हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें एक ही हम गेहूं का ले सकते हैं या चावल का ले सकते हैं, दलहन का, तिलहन का, ये ले सकते हैं। तो इसी के अनुसार हम उसको अलग कर सकते हैं। तो ये रहा आंकड़ों का संगठन व्यवस्थीकरण का। ये हम लक्षण देखे हैं, उद्देश्य देखे हैं, अर्थ देखे हैं और विशेषता देखे हैं। आगे के वीडियो में फिर और बताएंगे।